सेशन में यूनिट नंबर 17 के इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज सब कुछ केस स्टडी के फॉर्मेट में रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पीएसएल का एक केस स्टडी है और इसमें कहा जा रहा है कि एक बैंक है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है ग्रीन विस्टा बैंक और इनके पास 4 प्रपोजल हैं। राइट, यहाँ देख सकते हैं दे आर इवैल्यूएटिंग 4 प्रपोजल्स। तो प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, ये 4 प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए जो है ये 6 करोड़ का है। राइट, कीवर्ड्स को देखिए, प्रोजेक्ट ए 6 करोड़ का है, प्राइवेट एंटिटी को दिया गया है और किसके लिए है कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक को बिल्ड कर सके, टीयर 3 टाउन है। प्रोजेक्ट बी की बात कर लें तो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए, सोलर स्ट्रीट लाइट को इंस्टॉल कर ले और टीयर 4 टाउन है। फिर प्रोजेक्ट सी की बात कर ले, 25 लाख का लोन दिया गया है किसी एमएफआई को। क्यों दिया गया है? ताकि वुमेन एसएचजी को ऑन लैंडिंग करे। और डी की बात करें तो 12 लाख का लोन है जो कि इंडिविजुअल फार्मर को दिया गया है सोलर इरिगेशन पंप के लिए। तो ये आपके सामने 4 केसेस दिए गए हैं। राइट, अब दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो लोन अमाउंट है वो कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट लोन अमाउंट की वजह से नॉट क्वालिफाई करेगा। इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट लोन अमाउंट क्राइटेरिया की वजह से नॉट क्वालिफाई नहीं करेगा पीएसएल में। ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए which of the following project will not qualify for PSL based solely on the loan amount criteria. Right, तो ये आपको बताना है। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बोरोवर को लोन दे रहा है, ए या बी। जरा टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में, आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। आप प्लीज उसमें टाइप करें कि आपके सामने जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट इंडिविजुअल बोरोवर को लोन दे रहा है। दूसरी बात, कौन सा प्रोजेक्ट म्युनिसिपल, ऑब्वियसली बात है आप देख सकते हैं कि बी नंबर प्रोजेक्ट म्युनिसिपल को दे रहा है। और ये बात सोचिए कि जो हमारे स्मॉल एमएफआईज होते हैं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनको ऑन लैंडिंग टू एसएचजी ये प्रायोरिटी सेक्टर कैसे फिट होता है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये प्रायोरिटी सेक्टर फिट होता है तो यस टाइप कीजिए। और कौन सा प्रोजेक्ट में आपका रिन्यूएबल एनर्जी इन्वॉल्व होता है। चलिए तो दोस्तों आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देखिए, 6 करोड़ का आप जो है लोन दे रहे हैं प्राइवेट एंटिटी को ताकि वो हेल्थ केयर बना सके। देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए ना एक स्पेसिफिक हाई लिमिट होता है जो कि आपको पता होना चाहिए, टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सेंटर के लिए होता है। और ये जो 6 करोड़ है वो एक रीजनेबल है और कैप के अंदर है हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो अमाउंट वाइज तो ये ओके है। बी की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए इस सोलर स्ट्रीट लाइट की बात हो रही है और आपको पता होगा कि सोलर स्ट्रीट लाइट तरह का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कैसा सोर्स है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। राइट, तो पब्लिक रिन्यूएबल एनर्जी या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हाई कैप होते हैं। तो ये 9 करोड़ का आपको कैप दिया हुआ है ना, ये 9 करोड़ भी जो है इस लिमिट के अंदर आता है। तो अमाउंट वाइज ये भी क्या है, ओके है। राइट, 9 करोड़ भी अमाउंट वाइज क्या है, ओके है। अब जरा 25 लाख का देखिए, 25 लाख लोन दिया जा रहा है एमएफआई को यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को। किस के लिए? टॉयलेट्स के लिए दिया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिकली एसएचजी के माध्यम से टॉयलेट के लिए दिया जा रहा है। तो जो ये टर्म होता है ना एमएफआई ऑन लैंडिंग फॉर सैनिटेशन और हाउस होल्ड टॉयलेट, ये भी प्रायोरिटी में आता है। दिस ऑल्सो कम्स अंडर द प्रायोरिटी। राइट, तो और भी 25 लाख दिया जा रहा है। राइट, तो बेसिकली अमाउंट यहाँ पे फाइन है, तो अमाउंट वाइज ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी ओके है। और डी की बात कर लें तो यहाँ पे 12 लाख दिया जा रहा है इंडिविजुअल फार्मर को सोलर पावर इरिगेशन पंप को इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ दिक्कत है। देखिए यदि हमारे इंडिविजुअल है या हाउस इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो जाए या फार्मर हो जाए, इनके लिए जो स्मॉल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का होता है इनका कैप लोअर होता है। कितना लोअर कैप है इनका? इनका कैप है 10 लाख रुपया पर बोरोवर। समझे, 10 लाख मैक्सिमम दे सकते हैं पर बोरोवर। ये जो 12 लाख दिया हुआ है ना, ये लिमिट को एक्सीड कर रहा है, इसलिए अमाउंट वाइज ये एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या कर रहा था कि कौन सा नहीं क्वालिफाई करेगा, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्वालिफाई नहीं करेगा क्योंकि दोस्तों ये जो 12 लाख का लोन दिया जा रहा है ना इंडिविजुअल को सोलर पावर प्लांट के लिए, ये जो है बेसिकली अमाउंट क्राइटेरिया की बेसिस पे क्वालिफाई नहीं करेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इंडिविजुअल रिन्यूएबल एनर्जी का जो कैप होता है वो कितना होता है, ये याद रखिएगा। इंडिविजुअल रिन्यूएबल एनर्जी का कैप होता है वो 10 लाख रुपया पर बोरोवर होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा फंडा है, पर्पस देखिए, बोरोवर के टाइप देखिए, अमाउंट के कैप को देखिए, तब पीएसएल को डिसाइड कीजिए। अगर कोई इंडिविजुअल या बोरोवर है तो ऑफन स्मॉल कैप अप्लाई होता है, पब्लिक यूटिलिटी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बिग कैप अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो प्रोजेक्ट डी है वो इस टेस्ट को फेल कर देगा। राइट,
चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट दैट वी हैव। अगला सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए, द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे सेशन इज ऑन योर स्क्रीन। आप देखिए इसी जो हमने अभी क्वेश्चन देखा है उसी से रिलेटेड एक सवाल है, राइट। द प्रपोजल फॉर द लोन टू द एमएफआई, क्या कर रहा है, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली एक लोन प्रपोजल है, बैंक ने 25 लाख का लोन दिया है एक एमएफआई को। एमएफआई समझते हैं ना, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को हम लोग एमएफआई बोलते हैं। तो बेसिकली बैंक ने 25 लाख का लोन दिया है एमएफआई को, जिसका पर्पस है ऑन लैंडिंग टू एसएचजी। इसका पर्पस क्या है, क्यों लोन दिया है, इसका पर्पस है ऑन लैंडिंग टू एसएचजी। देखिए ना सी नंबर जरा देखिए ना, सी में क्या लिखा है, 25 लाख का लोन दिया है ना ऑन लैंडिंग टू एसएचजी, वही कर रहा है। ठीक है, तो सवाल ये कर रहा है कि बेसिकली यह प्रपोजल पीएसएल के अंदर कौन से कैटेगरी में काउंट होगा। तो ये जो बैंक ने 25 लाख का लोन दिया है एमएफआई को, ठीक है, पर्पस क्या है, ऑन लैंडिंग टू एसएचजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट इन रूरल विलेज। ये बैंक है, इसने क्या दिया, 25 लाख का लोन दिया, किसे दिया, एमएफआई को दिया। क्यों दिया, ताकि वो एसएचजी को ऑन लैंडिंग कर सके, राइट। क्यों, ताकि वो टॉयलेट को बना सके, हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन कर सके टॉयलेट का रूरल विलेज में। तो सवाल ये कर रहा है कि ये जो प्रपोजल है वो पीएसएल के अंदर कौन से कैटेगरी में काउंट होगा। ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा, बी कर रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विद एनएचबी अप्रूवल, सी कर रहा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लिसिटली फॉर सैनिटेशन, और डी कर रहा है कि नॉट एलिजिबल, क्योंकि एमएफआई के लोन सिर्फ एमएसएमई के लिए ही होते हैं। बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि यह लोन किसको दिया गया है, डायरेक्ट इंडिविजुअल को दिया गया है कि एमएफआई को दिया गया है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि ये जो लोन दिया गया है वो एमएफआई को दिया गया है, इंडिविजुअल को लोन नहीं दिया गया है। अच्छा, दूसरा बात ये बताइए कि अगर, और एमएफआई ये जो पैसा आगे किसको लैंड करेगा, जो ये जो एमएफआई है, ये बैंक ने एमएफआई को लोन दिया और ये एमएफआई किसको पैसा लैंड कर रहा है, तो सैनिटेशन के लिए, टॉयलेट के लिए, राइट। बिल्कुल, अब सोचिए सैनिटेशन और हाउस होल्ड टॉयलेट किस ब्रॉड पीएसएल कैटेगरी के अंदर आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, रिन्यूएबल में आएगा, या सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। अपना गेस टाइप कीजिए। पहले ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं, ये कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए दोस्तों ये गलत है। रिन्यूएबल एनर्जी तो सोलर, विंड, इरिगेशन पंप जैसी चीजें होती हैं। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि एनएचबी का अप्रूवल, नेशनल हाउसिंग बैंक का अप्रूवल। तो एनएचबी अप्रूवल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेक्शन में जरूरी था, मतलब एनएचबी अप्रूवल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेक्शन में जरूरी था, लेकिन सैनिटेशन के लिए एनएचबी अप्रूवल मेंशन ही नहीं है। यहाँ पे मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के लिए यू डिड नॉट टेक द एनएचबी अप्रूवल, राइट, दिस यू मस्ट कीप इन द माइंड। फॉर सैनिटेशन नो नीड ऑफ टेकिंग द एनएचबी अप्रूवल, राइट। व्हाट अबाउट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्योंकि दोस्तों गाइडलाइन क्लियरली बोलती है कि बैंक क्रेडिट टू एमएफआई फॉर ऑन लेंडिंग टू एसएचजी फॉर वाटर एंड सैनिटेशन पर्पस, ये हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको करेक्ट कैटेगरी भी पता होना चाहिए, यू शुड नो द करेक्ट कैटेगरी, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, इट इज नॉट एलिजिबल, राइट। ये कर रहा है नॉट एलिजिबल सिर्फ एमएसएमई के लिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग। व्हाई, एमएसएमई के लिए एक अलग कैटेगरी है, लेकिन सैनिटेशन के लिए सेपरेट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होता। तो दोस्तों हमने जो अभी देखा है क्वेश्चन, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सैनिटेशन। सिंपल सा फंडा याद रखिए, अगर एमएफआई को लोन दिया गया है सैनिटेशन के लिए, तो वो डायरेक्टली पीएसएल काउंट होता है अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए ये बातें समझ में आ गई आपको। आई होप बेसिक सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आपने तुरंत इसको सॉल्व कर लिया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें क्लियरली दिखें। आई होप नाउ इट इज विजिबल क्वाइट क्लियरली, यस। नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे फोकस है वीकर सेक्शन में। बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी आज के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलिए तैयार है आप लोग। सवाल ये कर रहा है कि जो ग्रामीण बैंक है, इनके मैनेजर के पास 3 लोन एप्लीकेशन आई है, राइट। इनके मैनेजर के पास जो है, दे आर रिव्यूइंग द 3 लोन एप्लीकेशन, राइट। आप जरा देखिए ये 3 लोन एप्लीकेशन क्या क्या है। पहला है एप्लीकेशन अल्फा, ये 1.2 लाख का लोन है, राइट। किसे दिया जा रहा है, जेएलजी को दिया जा रहा है। जेएलजी समझते हैं ना, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, राइट। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप 5 वुमेन का है। कहाँ पे है, तो रूरल एरिया में है, राइट। और किस के लिए है, तो सुइंग मशीन के लिए, राइट। तो हर हाउस होल्ड की इनकम, और ये भी दे रखे हैं, हर हाउस होल्ड की इनकम जो है वो 90,000 है। एप्लीकेशन बीटा की बात कर लें तो 95,000 का लोन है, एक बोरोवर रमेश को दिया गया है, जिसका इनकम है 1.55 लाख। रमेश का इनकम कितना है, रमेश का इनकम है 1.55 लाख, यहाँ देखिए लिखा गया है, राइट। तो और ये जो एरिया है वो सेमी अर्बन एरिया है, यहाँ पे देखिए ये भी लिख दिया है, ये जो एरिया है वो सेमी अर्बन एरिया है। पर्पस क्या है कि अपना लोकल मनी लैंडर का हाई इंटरेस्ट लोन चुकाना। एप्लीकेशन गामा की बात कर ले तो इन्हें 3 लाख का लोन दिया गया है,
एक स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, किस चीज के लिए, स्केड्यूल फॉर स्केड्यूल ट्राइब और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हनी और हर मार्केट करने के लिए। तो ये आपके सामने तीन अलग एप्लीकेशन दिए गए हैं। अब सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन पीएसएल के वीकर सेक्शन के रूल के हिसाब से एलिजिबल है। देखिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वीकर सेक्शन में कौन कौन सी कैटेगरी आते हैं। ठीक है, ऑप्शन कर रहा है अल्फा, बीटा, गामा या बोथ बीटा एंड गामा। बताइए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आने वाला एग्जामिनेशन में आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बताइए। तो फ्रेंड्स सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन जो है पीएसएल के वीकर सेक्शन के रूल के हिसाब से एलिजिबल है। चलिए पहले हम लोग अल्फा की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द अल्फा एप्लीकेशन अल्फा। तो आप अल्फा से स्टार्ट करते हैं। तो जेएलजी को कितना का लोन दिया गया है? 1.2 लाख टू 1.2 लाख का लोन दिया गया है, राइट। रूल कहता है कि वीकर सेक्शन के लिए जो डायरेक्ट लोन होते हैं, चाहे वो एसएचजी का हो, जेएलजी का हो या इंडिविजुअल का हो, ठीक है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? क्या वो 1 लाख है या 2 लाख है? जल्दी चैट कीजिए, टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। बताइए जेएलजी को या एसएचजी को या इंडिविजुअल को मैक्सिमम वीकर सेक्शन के लिए कितना डायरेक्ट लोन मिल सकता है? 1 लाख या 2 लाख? दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये जो कैप है वो 1 लाख का कैप है। समझिए अल्फा का लोन कितना दे रखा है? 1.2 लाख का लोन दिया हुआ है। मतलब लिमिट क्रॉस कर गई है, तो अल्फा जो है वीकर सेक्शन के अंदर एलिजिबल नहीं है। समझिए अल्फा इज नॉट एलिजिबल अंडर द वीकर सेक्शन। चलिए बीटा की बात करते हैं। तो देखिए बीटा जो है, रमेश को 95,000 का लोन मिला है, राइट, आपने हाई इंटरेस्ट मनी लेंडर का कर चुकाने के लिए। अब ये आप खुद सोचिए कि अगर एक बोरोवर को अपना मनी लेंडर लोन रिपे करना है और बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है पीएसएल वीकर सेक्शन के अंदर, अपना गेस्ट टाइप कीजिए। 1 लाख, 5 लाख या कोई और। मतलब कि अब एक बोरोवर को अपना मनी लेंडर का लोन चुकाना है, रिपे करना है, और बैंक मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है? 1 लाख, 5 लाख या कोई और। बिल्कुल सही, यस करेक्ट। 1 लाख तक यहाँ भी अलाउड है, 1 लाख तक यहाँ भी अलाउड है, और रमेश का इनकम भी वही उतने विद इन लिमिट है ना। तो जो सेमी अर्बन एरिया है उसमें जो है 1.6 लाख मैक्स दिया जा सकता है। सेमी अर्बन एरिया में 1.6 लाख मैक्स दिया जा सकता है, ठीक है। और इसका भी देख सकते हैं लिमिट कितना है, 1.55 लाख है। तो बीटा परफेक्टली जो है वीकर सेक्शन क्राइटेरिया को, राइट, मीट कर रहा है। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ये अल्फा गामा की बात कर लें। इफ यू लुक एट द अल्फा गामा एप्लीकेशन, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन। एक तो हमने अल्फा की बात कर ली अभी, राइट। तो फिर हमने अभी बीटा की बात की। तो बीटा किसको क्वालिफाई कर रहा है? यदि गामा की बात कर लें, जो कि स्टेप नंबर 3 है, इन्हें 3 लाख का लोन दिया गया है एक स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्केड्यूल ट्राइब को, राइट। तो ताकि वो ट्राइबल मेंबर के का फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी हनी, हर्ब्स एक्सेट्रा मार्केट कर सके। आपको लगता है कि इस कैटेगरी में कोई लोन अमाउंट कैप है? यस या नो टाइप कीजिए तो चैट बॉक्स में, राइट, यस या नो टाइप कीजिए। मेरा सवाल यह कर रहा है कि 3 लाख का लोन दिया गया है स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन को, स्केड्यूल ट्राइब को, ताकि वो ट्राइबल मेंबर का फॉरेस्ट प्रोड्यूस मार्केट कर सके। क्या लगता है इस कैटेगरी में कोई लोन अमाउंट कैप है? हाँ या ना? जरा टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों कि गाइडलाइन में इस कैटेगरी के लिए कोई कैप मेंशन ही नहीं है। पर्पस भी एग्जैक्टली मैच करता है, मार्केटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ ट्राइबल बेनिफिशियरी, राइट। तो पर्पस क्या मैच कर रहा है? मार्केटिंग ऑफ आउटपुट ऑफ ट्राइबल बेनिफिशियरी। तो ये जो गामा है ना, गामा एलिजिबल है, गामा इज एलिजिबल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राइट।
ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। बीटा भी एलिजिबल है, गामा भी एलिजिबल है। अल्फा क्यों फेल हो गया? क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोन दे दिया गया है। देखिए ना, 1.2 लाख का लोन दिया गया है, जबकि लिमिट कितना है? वह 1 लाख का है। बीटा एलिजिबल है क्योंकि डिस्ट्रेस बॉरोवर है और विद इन लिमिट है। ठीक है ना, 95,000 का ही लोन लिया है सिंगल बॉरोवर, और सेमी अर्बन के अंदर विद इन लिमिट है। तो ये भी हमारा होगा। उसके बाद यदि हम ऑप्शन सी की बात कर लें, एप्लीकेशन गामा की बात कर लें, तो ये भी एलिजिबल है। स्टेट स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, एसटी। एसटी है स्केड्यूल ट्राइब के लिए, मार्केटिंग के लिए। तो सिंपल फंडा याद रखिए, अमाउंट प्लस पर प्लस प्लस बेनिफिशियरी टाइप, ये हमारे पीएसएल की एलिजिबिलिटी होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पीएसएल वीकर सेक्शन के लिए छोटी डिटेल मैटर करती है। इनकम लिमिट क्या है, लोन कैप कितना है, पर्पस क्या है, ये सभी चीजें मैटर करती है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हाँ, सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि एक ग्रामीण बैंक ने जेएलजी को लोन दिया था। जेएलजी समझते हैं ना, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को हम लोग जेएलजी बोलते हैं, राइट। ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप इज कॉल्ड जेएलजी। तो बेसिकली एक एक ग्रामीण बैंक ने ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप को लोन दिया था, राइट। पहले उन्होंने 1.2 लाख का लोन मांगा था 5 वुमेन बोरोवर के लिए। कितना मांगा था लोन? 1.2 लाख का लोन मांगा था 5 वुमेन बोरोवर थे इनके लिए, राइट। पहले 1.2 लाख का लोन मांगा था 5 वुमेन बोरोवर के लिए, स्विंग मशीन खरीदने के पर्पज से। लेकिन बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। बैंक ने क्या किया? उसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि लोन अमाउंट एक्सीड कर रहा था, राइट। क्योंकि ये 1 लाख के लिमिट के ऊपर था। अब जेएलजी ने बोला कि चलो हम 1 लाख ही लेंगे। अब सवाल है, क्या ये रिवाइज प्रपोजल पीएसएल वीकर सेक्शन के अंदर एलिजिबल हो जाएगा? मतलब कि पहले तो उसने 1.2 लाख मांगा, तो बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। अब बोलता है कि नहीं, चलो हमको 1 लाख ही दे दो, राइट। तो ये क्या कर रहे हैं कि आप मुझे आप 1 लाख ही दे दीजिए, राइट। तो सवाल ये कर रहा है कि क्या ये 1 लाख बेसिकली पीएसएल वीकर सेक्शन के अंदर एलिजिबल हो जाएगा? फिर से सुनिए सवाल। एक ग्रामीण बैंक है, उसने जेएलजी को लोन दे देना था, राइट। ग्रामीण बैंक को जेएलजी को लोन, जेएलजी क्या होता है? ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप। ग्रामीण बैंक को जेएलजी को लोन देना था। पहले उन्होंने 1.2 लाख का लोन मांगा था 5 वुमेन बोरोवर के लिए, स्विंग मशीन खरीदने के पर्पज से, सिलाई मशीन खरीदने के पर्पज से। लेकिन बैंक ने क्या किया? उस लोन को रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि जो लिमिट है वो 1 लाख का लिमिट है, उसके ऊपर जा रहा था। आप खुद सोचिए ना, 1.2 लाख का लोन दे रहा है और लिमिट 1 लाख का ही है, तो एक्सीड तो कर ही रहा है ना। अब जेएलजी ने क्या बोला कि चलो ऐसा करो कि हमको 1 लाख का ही दे दो, हमको 1.2 लाख नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो रिजेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे 1 लाख का ही लोन दे दो। तो सवाल ये कर रहा है कि क्या यह रिवाइज प्रपोजल पीएसएल वीकर सेक्शन के अंदर एलिजिबल हो जाएगा? चलिए ऑप्शन देखते हैं और एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि आप लोन जो है 1 लाख के लिमिट के अंदर है। बी कह रहा है नहीं होगा, क्योंकि 1 लाख 5 स्विंग मशीन के लिए काफी नहीं होगा। सी कह रहा है हो जाएगा, लेकिन सिर्फ तब अगर पर्पस टॉयलेट बनाने का हो। और डी कह रहा है नहीं होगा, क्योंकि जेएलजी में 5 लोग हैं। ठीक है ना, डी क्या कर रहा है कि जेएलजी में ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप में 5 लोग हैं, राइट। मतलब 1 लाख पर बोरोवर होना चाहिए था, टोटल 5 लाख होना चाहिए था। बताइए दोस्तों, जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ए बी सी या डी। जरा चल चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। अब एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि जो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वीकर सेक्शन के अंदर डायरेक्ट लोन की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? इसी को बताइए तो जरा। मेरा सवाल यह है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है, इसके अंदर हमारे जो वीकर सेक्शन होते हैं, राइट, वीकर सेक्शन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर जो वीकर सेक्शन होते हैं, इनके लिए मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी होती है? मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, 50,000, 1 लाख या 2 लाख। आपके स्क्रीन पर आपको चैट बॉक्स दिख रहा होगा, उसका आप प्लीज प्रयोग करें और अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। व्हाट इज द लिमिट फॉर वीकर सेक्शन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट? 50,000, 1 लाख और 2 लाख। चलिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 1 लाख पर बोरोवर है, पर बोरोवर 1 लाख है। अच्छा, दूसरा सवाल। जब हम एसएचजी या जेएलजी को लोन देते हैं, तो बैंक उनको एक बोरोवर मान के ट्रीट करता है या ग्रुप के मेंबर को अलग अलग बोरोवर मांगता है? क्या लगता है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये कर रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये सब बेसिक सवाल है। आप चाहे प्रमोशन का एग्जामिनेशन दीजिए, चाहे सीआईबी का एग्जामिनेशन दीजिए, सब जगह आपको हेल्पफुल होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत असरदार है। मेरा सवाल ये सुनिए कि जब बैंक एसएचजी या जेएलजी को लोन देती है, एसएचजी यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जेएलजी यानी कि ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, जब बैंक जेएलजी एसएचजी को लोन देते हैं, तो बैंक उनको एक बोरोवर मान के ट्रीट करते हैं या ग्रुप के मेंबर को अलग अलग बोरोवर मांगते हैं? आपको क्या लगता है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो जैसे यहां पे देखिए ना, 5 बोरोवर हैं, तो ये पांचों को बैंक एक मानेगी या पांचों को अलग अलग मानेगी?
क्या लगता है, सेपरेट और सिंगल? जस्ट टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए कि देखिए रूल क्या कहता है कि जेएलजी और एसएचजी ना वो एक सिंगल बोरोवर माना जाता है। एसएचजी या जो जेएलजी होते हैं दे आर कंसिडर्ड अ सिंगल बोरोवर, समझे बात को? तो इसीलिए लिमिट ग्रुप के लिए ही अप्लाई होता है, पर मेंबर लिमिट अप्लाई नहीं होता है, समझे? पर मेंबर लिमिट नहीं अप्लाई होगा। और एक और सवाल आपसे पूछते हैं, क्या प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एलिजिबिलिटी डिसाइड करते वक्त प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी या कॉस्ट देखी जाती है या सिर्फ आरबीआई की गाइडलाइन की लिमिट देखी जाती है? बताइए, आप मान लीजिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लिमिट एलिजिबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी को भी देखिएगा या केवल आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, वाइबिलिटी जो होता है ना वो बैंक के असेसमेंट का पार्ट होता है, लेकिन जो पीएसएल क्लासिफिकेशन है वो सिर्फ गाइडलाइन, लिमिट और पर्पस पे डिपेंड करता है। अब आप इसका जवाब दे सकते हैं। दोस्तों हमने जो अभी 3 क्वेश्चन डिस्कस किए ना उसमें ही इसका जवाब था। आंसर वाज इन दिस 3 क्वेश्चन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्यों सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है? क्योंकि लोन अमाउंट अब 1 लाख हो गया ना। पहले लोन अमाउंट कितना था? पहले लोन अमाउंट था 1.2 लाख। तब बैंक मना कर रही थी क्योंकि हम देंगे ही नहीं आपको लोन, क्योंकि आपका 1 लाख से ज्यादा है। अब जेएलजी ने क्या किया कि इसको घटाकर 1 लाख कर दिया, तो अब बैंक तैयार है देने के लिए, क्योंकि 1 लाख के अंदर आ गया ना। और बोरोवर की इनकम भी पीएसएल वीकर सेक्शन के थ्रेशोल्ड के अंदर है, तो प्रपोजल जो है एलिजिबल होगा। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दूं। हमने इस क्वेश्चन से यह सीखा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर इट। सो फर्स्ट थिंग इज दैट इफ यू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू जेएलजी और एसएचजी, तो इसके लिए जो लिमिट होता है वो 1 लाख से कम का होता है, राइट? और जो पीएसएल वीकर सेक्शन है वो एलिजिबल होते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर वीकर सेक्शन एलिजिबल, समझे? और बोरोवर को हमको एक ग्रुप के रूप में लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वाला चीज है। जैसे 5 बोरोवर है तो पांचों का अलग अलग नहीं लेना है। बोरोवर है, दे आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप, एज अ होल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बुक में तो एक लाइन में लिख दिया, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। बोरोवर एज ट्रीटेड आर ट्रीटेड एज अ ग्रुप, एज अ होल, नॉट इंडिविजुअल सेपरेटली। ये बातें समझ में आ रही है आपको? और एलिजिबिलिटी पीएसएल के गाइडलाइन पे बेस्ड होती है। तो ये 3 चीजें हमने सीखी। आई होप कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, जस्ट टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट वंस मोर, आई विल एक्सप्लेन इट। प्लीज टेल योर रिस्पॉन्स। राइट नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये भी हमारे पीएसएल गाइडलाइन पे बेस्ड है, आइए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है दोस्तों कि एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका नाम इन्होंने दे रखा है आर्टिसन क्राफ्ट एमएससी। इसके जो प्रोप्राइटर है वो है मिस्टर शर्मा। इनके प्रोप्राइटर है मिस्टर शर्मा। इनकी अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड है, 5 साल से काम कर रहे हैं, इनकी फाइनेंस भी स्ट्रांग है। लेकिन अब उनको लोन चाहिए, ही नीड वर्किंग कैपिटल। उनको लोन चाहिए तो 2 ऑप्शन देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 20 लाख का टर्म लोन लेना सिर्फ नई मशीनरी के लिए। और ऑप्शन नंबर 2 है 90 लाख का कंपोजिट लोन लेना, मशीनरी और वर्किंग कैपिटल दोनों के लिए। ठीक है, तो जिनके पास 2 ऑप्शन है, मतलब इनको लोन चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहे हैं कि चलो हम 20 लाख का टर्म लोन ले लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन हम बोल रहे हैं कि चलो हम कंपोजिट लोन ले लेते हैं। अब हम स्पेसिफिकली ऑप्शन 1 पे फोकस करते हैं। पहले हम लोग ऑप्शन 1 की बात करते हैं, राइट? तो ऑप्शन 1 को फोकस करते हैं जो कि 20 लाख का टर्म लोन है, राइट? और देखते हैं कि कोलेटरल की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो दोस्तों सवाल यह कर रहा है कि आपको लगता है कि 20 लाख लोन के लिए कोलेटरल का रिक्वायरमेंट क्या होगा? यही कर रहा है ना। व्हाट इज द बैंक मैंडेटेड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द कोलेटरल फॉर 20 लाख लोन? ऑप्शन नंबर ए, कोलेटरल देना ही पड़ेगा क्योंकि 10 लाख से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी, सब एमएससी लोन कोलेटरल फ्री होते हैं ऑटोमेटिकली। ऑप्शन नंबर सी, बैंक चाहे तो वेव कर सकता है कोलेटरल अगर ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग हो। और ऑप्शन नंबर डी, बैंक को कंपलसरी सीजीटी एमएससी, राइट, बैंक को कंपलसरी सीजीटी एमएससी कवर लेना ही पड़ेगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, जरा जवाब दीजिए तो। देखिए एक क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 कंसेप्ट है और आपके पूरे बैंकिंग कैरियर में बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है। प्रमोशन में हेल्प करेगा, एवीएम में तो हेल्प करेगा ही करेगा ये सभी क्वेश्चन, क्योंकि आजकल आईआईबीएम का जो लेवल है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो हम यदि टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आसान तो हमारा आसानी से कर ही लेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, प्लीज आप जवाब दीजिएगा। पहला सवाल है, कितने साल के एमएससी लोन के लिए कितने साल के एमएससी लोन के लिए कोलेटरल नहीं मांगा जा सकता? कितने साल के एमएससी लोन के लिए कोलेटरल नहीं मांगा जा सकता?
ठीक है, सॉरी कितने साल नहीं, कितने तक के एमएससी लोन के लिए कोलेटरल नहीं मांगा जा सकता? 5 लाख, 10 लाख या 25 लाख? टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, कितने तक के एमएससी, एमएससी समझते हैं ना, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, कितने तक के एमएससी लोन के लिए कोलेटरल नहीं मांगा जाता? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। राइट, जो भी हो गेस भी कीजिए कुछ भी, क्योंकि दोस्तों अभी गलती कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनेशन में यदि यही चीज गलती करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्तों इसका सही जवाब है 10 लाख, यानी 10 लाख तक का जो एमएससी लोन होता है इसमें कोई भी कोलेटरल नहीं मांगा जाता। चलिए दूसरा सवाल, अगर लोन 10 लाख से ज्यादा हो और 25, मान लीजिए कि लोन जो है 10 से 25 के रेंज में है, 10 से 25 लाख के रेंज में है, राइट, तो क्या कोलेटरल लेना कंपलसरी होता है, हाँ या ना? मान लीजिए कि हमारा लोन है, मान लीजिए 12 लाख का लोन है, तो क्या कोलेटरल लेना कंपलसरी होगा? टाइप कीजिए अपना रिस्पॉन्स, हाँ या ना। दोस्तों नहीं, कंपलसरी नहीं होता। बैंक के पास ऑप्शन होता है कि वो वेव करने का, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैक रिकॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, कंपलसरी कुछ नहीं होता है, बैंक के पास ऑप्शन होता है, बैंक चाहे तो उसको उसको ये वेव भी कर सकती है, राइट, बैंक चाहे तो उसको वेव भी कर सकती है, लेकिन डिपेंड किस बात पे करेगी? डिपेंड करेगी ट्रैक रिकॉर्ड पे, राइट। अच्छा, तीसरा सवाल, सीजीटी एमएससी स्कीम आप समझते होंगे ना, सीजीटी एमएससी स्कीम, तो सीजीटी एमएससी स्कीम को बैंक मैंडेटरी लेना पड़ता है क्या, या एक एडवाइजरी है? यानी सवाल यह कर रहा है कि सीजीटी एमएससी स्कीम को बैंक मैंडेटरी लेना पड़ता है या ये एडवाइजरी है? जरा टाइप कीजिए अपना रिस्पॉन्स, मैंडेटरी है या एडवाइजरी है? तो दोस्तों ये हमारा एडवाइजरी है, मतलब कि ताकि कोलेटरल फ्री लोन को कवर किया जा सके। अब आइए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमने अभी 3 क्वेश्चन आपसे पूछे, अब आप तो जवाब दे ही सकते हैं इसका। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए बैंक चाहे तो वेव कर सकता है कोलेटरल रिक्वायरमेंट, लेकिन अगर यूनिट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो तो, कंडीशन क्या है, यूनिट का ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, और यहाँ पे देखिए ना लिखा गया इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, इनका अच्छा 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, समझे, तो इनके लिए कोलेटरल को वेव किया जा सकता है। तो रूल सिंपल है, रूल क्या कर रहा है, एक बार मैं आपको फिर से रूल रूल याद दिला देता हूं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एमएससी लोन की। एमएससी लोन का रूल बहुत सिंपल है कि 10 लाख तक का दीजिएगा तो आपका कोलेट्रल फ्री रहेगा, लेस देन 10 लाख कोलेट्रल फ्री, समझे। अच्छा, 10 से 25 लाख का लोन लीजिएगा एमएससी के अंदर, तो बैंक के पास डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक, वेव करना है कि नहीं करना है, बैंक उसकी ट्रैक रिकॉर्ड को देखती है तब जाके वेव करती है, समझे। और ऊपर से बैंक इंकरेज किया जाता है कि सीजीटी एमएससी कवर यूज करे, क्या कवर यूज करे, सीजीटी एमएससी, लेकिन मैंडेटरी कुछ नहीं है। समझ में आया दोस्तों, यदि एमएससी लोन आपका 10 लाख या 10 लाख से कम है तो कोलेट्रल फ्री होगा, मैंडेटरी है। 10 से 25 लाख में है तो कोलेट्रल वेवर डिस्क्रिशनरी है, ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और जो हमारा सीजीटी एमएससी कवर होता है ये एडवाइजरी होता है, दिस इज एडवाइजरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी। समझ आया? बोलिए ये चीज क्लियर है तो प्लीज क्लियर टाइप कर दीजिए, एंड इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन जस्ट टाइप मी एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन इट। ये 3 रूल याद रखिएगा, एमएससी लोन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए इसी क्वेश्चन का, उसी ऊपर वाले केस स्टडी का सेकंड पार्ट को देखते हैं। दोस्तों मिस्टर शर्मा जो कि एक सक्सेसफुल स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरर यूनिट चलाते हैं, अब उनको 90 लाख का कंपोजिट लोन चाहिए। देखिए ना ऑप्शन नंबर 2 में क्या था, ऑप्शन नंबर 2 में था ना कि 90 लाख का कंपोजिट लोन इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल को कवर करने के लिए। अब यही कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 90 लाख का इनको कंपोजिट लोन चाहिए, राइट, क्यों चाहिए, कि बेसिकली एक ही लोन के अंदर मशीनरी भी आ जाए, मशीनरी का भी पैसा आ जाए और वर्किंग कैपिटल का भी पैसा आ जाए, दोनों को कंबाइन करना चाह रहे हैं। सवाल यह कर रहा है कि अगर बैंक 90 लाख का कंपोजिट लोन सैंक्शन करे तो क्या रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रेगुलेशन वायलेट होगा, क्योंकि कंपोजिट लोन का जो कैप होता है वो 50 लाख होता है। बी कह रहा है कि बैंक सैंक्शन कर सकता है लेकिन कोलेटरल देना मैंडेटरी है क्योंकि 25 लाख क्रॉस हो गया है। सी कह रहा है कि बैंक सैंक्शन कर सकता है सिंगल विंडो के थ्रू और कोलेटरल का डिसीजन नॉर्मल लैंडिंग पॉलिसी से हिसाब से होगा। और डी कह रहा है कि सिर्फ तब अप्रूव होगा जब यूनिट पीएमईजीपी स्कीम केवीआईसी के अंदर रजिस्टर्ड हो। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, जरा जवाब दीजिए इसका, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? देखिए ये सब चीजें आपकी बुक से ली गई है सवाल, आप बुक में पढ़ेंगे तो ये सभी चीजें लिखी गई हैं, और आप इस तरह के क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछते हैं,
कंपोजिट लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, ये जवाब दे दे तो मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं। कंपोजिट लोन का सवाल ये पूछ रहा हूं मैं, कंपोजिट लोन का मैक्सिमम लिमिट कितना होता है, 50 लाख होता है या 1 करोड़ होता है? जरा जवाब दीजिए, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए अपना आंसर। बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हैं दोस्तों आप। कंपोजिट लोन का जो हमारा लिमिट होता है वो 1 करोड़ का होता है। कितना का होता है? 1 करोड़ का। दूसरा सवाल, कोलेटरल फ्री लैंडिंग रूल किस लिमिट तक अप्लाई होता है? जो हमारा कोलेटरल फ्री लैंडिंग रूल है, कोलेटरल फ्री लैंडिंग रूल किस लिमिट तक अप्लाई होता है? 10 लाख लिमिट तक या 25 लाख के लिमिट तक? जवाब दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, राइट? अभी तो ये तो आप बता ही सकते हैं। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट कोलेटरल फ्री लिमिट अप्लाई टिल 10 लाख रुपीज, राइट? 10 लाख तक मैंडेटरी कोलेटरल फ्री है, 25 लाख तक डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। तीसरा सवाल आपसे हम पूछते हैं, यह बताइए कि अगर लोन 90 लाख का है तो क्या वही कोलेटरल रूल लगेगा जो 20 लाख के लिए लगता है, हाँ या ना? यहाँ पे लोन देखिए 90 लाख का है, तो क्या जो रूल हमने 20 लाख के लिए पढ़ा था वही रूल यहां भी लगेगा? बताइए, हाँ या ना? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं दोस्तों, इसका सही जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों 25 लाख के बाद स्पेशल एमएससी एग्जामेशन खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जैसे लोन 25 लाख के ऊपर आएगा ना, तो जो इनको स्पेशल एमएससी का एग्जामेशन मिलता है, राइट, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, राइट? और फिर नॉर्मल बैंक लैंडिंग पॉलिसी अप्लाई होती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? आपको मैंने तीनों क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आप सही जवाब बताइए क्या होगा इसका? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा, बैंक सैंक्शन कर सकता है सिंगल विंडो के थ्रू, और कोलेटरल का जो डिसीजन है वो बैंक की जनरल लैंडिंग पॉलिसी के हिसाब से होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो कंपोजिट लोन का जो कैप है वो 50 लाख नहीं है, वो 1 करोड़ का है, समझे? इसीलिए ऑप्शन नंबर ये गलत है। फिर कोलेटरल एग्जाम्पशन रूल जो होता है ना, वो 25 लाख तक अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि जो कोलेटरल एग्जाम्पशन का जो रूल है ना, वो 25 लाख तक का लोन है तभी अप्लाई होगा, उसके ऊपर में अप्लाई नहीं होता है। समझे? उसके बाद कोई स्पेशल रूल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बैंक पॉलिसी ही चलेगी। यहाँ देखिए ना, यहाँ तो 90 लाख का लोन मिल रहा है इनको, समझे? तो 90 लाख का लोन मिल रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे कंपोजिट लोन का कैप 1 करोड़ का होता है, तो उसके अंदर तो आ रहा है ये। लेकिन जो इनको कोलेटरल सिक्योरिटी वाला लिमिट है वो नहीं मिलेगा, इनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। और पीएमईजीपी एक अलग स्कीम है। यहाँ पे पीएमईजीपी है ना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, दिस इज नॉट अ स्कीम, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों? एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। हमने तीन चीजें सीखी। क्या सीखी? पहले मैंने आपको यह बताया कि जो हमारा कंपोजिट लोन होता है, इसका जो लिमिट होता है वो कितना है? लिमिट 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक का लिमिट है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि जो हमारे कोलेट्रल फ्री मैंडेट होते हैं, कोलेट्रल फ्री मैंडेट जो होते हैं वो सिर्फ 10 लाख तक का है। मतलब 10 लाख तक का लीजिएगा तब जाके कोलेट्रल फी रहेगा, 10 से 25 लाख लीजिएगा तब बैंक पे डिपेंड करता है कि वो आपको कोलेट्रल फी देना चाहती है नहीं देना चाहती है, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर। तीसरा बात हमने यह सीखा कि 10 से 25 लाख तक का लोन है तो वो डिस्क्रिशनरी वेवर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? डिस्क्रिशनरी वेवर। देखिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं ये सभी चीजें ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। और यदि 25 लाख के ऊपर का लोन हो, समझे, तो वहां पे नॉर्मल बैंक पॉलिसी अप्लाई होगा, नॉर्मल बैंक पॉलिसी विल अप्लाई, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, राइट? तो आप बताइए, आप बैंक मैनेजर हैं और मिस्टर शर्मा का 90 लाख का लोन अप्रूव करते हैं, और हाँ, क्या करते कि नहीं करते बताइए? 90 लाख का लोन अप्रूव करते, आप बैंक मैनेजर है तो बिल्कुल करते। और हाँ, कोलेट्रल मांगता या सीजीटीएमएस कवर लेते? बताइए, कोलेट्रल मांगते क्या उसे? कोलेट्रल आप बिल्कुल मांगेंगे उससे, क्योंकि कोलेट्रल फ्री का कोई रूल ही नहीं है। 25 लाख के ऊपर आपको कोलेट्रल लेना ही लेना है, क्योंकि बैंक का नॉर्मल पॉलिसी लगेगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में, प्लीज आप चैट बॉक्स में एक बार टाइप कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका मीनिंग समझाऊंगा। दोस्तों अगला सवाल है कि धनलक्ष्मी बैंक की बात की जा रही है। धनलक्ष्मी बैंक में आप इनका जो टीयर 1 कैपिटल बेस है वो 10,000 करोड़ का है। ठीक है। अब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जाइंट लिमिटेड है, ये प्रपोजल नंबर ए है, राइट? इसने 2200 करोड़ का लोन मांगा है। यह एक स्टैंडअलोन कंपनी है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यह एक स्टैंडअलोन कंपनी है, और मतलब ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं है, अकेला है, समझे? तो पहले हम लोग इस पे बात कर लेते हैं, फिर प्रपोजल बी पे आएंगे। तो प्रपोजल ए पे सवाल देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रपोजल ए पे सवाल आपके सामने है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सवाल ये कर रहा है कि बेसिकली
ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिगार्डिंग प्रपोजल ए व्हाट इज द बैंक रेगुलेटरी कंस्टेंट एंड कैन द लोन बी अप्रूव्ड। मतलब कि बैंक का रेगुलेटरी कंस्टेंट क्या है, क्या ये लोन दिया जाएगा। ऑप्शन ए का रहा है कि जो एक्सपोजर है वो टीयर वन कैपिटल का 22% है, जो कि 20% से ज्यादा है, तो इसको अप्रूव नहीं कर सकते। बी का रहा है कि एक्सपोजर जो है टीयर वन कैपिटल का 25% से कम है, जो कि ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है, अप्रूव कर सकते हैं। सी का रहा है एक्सपोजर जो है 20% लिमिट से ज्यादा है, लेकिन बोर्ड एडिशनल 5% एक्सपोजर दे सकता है, यानी लिमिट को 25% तक ले जा सकता है। और डी का रहा है कि एक्सपोजर जो है 10% के थ्रेशोल्ड के ऊपर है, जो कि लार्ज एक्सपोजर को डिफाइन करता है, इसीलिए यहाँ पे एक स्पेशल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। बताइए क्या बैंक ये जो प्रपोजल ये है इसको इसको लोन देगी या नहीं देगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। पहले आप यह बताइए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है कि अगर टीयर वन कैपिटल 10,000 करोड़ है, तो एक सिंगल बोरोवर को नॉर्मली कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है, बताइए। आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन मैं आपको पूछ दे रहा हूं 20%, और दूसरा ऑप्शन मैं दे रहा हूं 25%। बताइए तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक सिंगल बोरोवर को मैक्सिमम कितना लोन एक्सपोजर मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितना लोन दिया जा सकता है इनके टीयर वन कैपिटल का, 20% या 25%। व्हाट डू यू थिंक। ओके ओके, चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। मेरा सवाल ये है कि जो हमारा ये सिंगल बोरोवर है उनको कितना मैक्सिमम परसेंट टीयर वन कैपिटल का, टीयर वन कैपिटल का कितना मैक्सिमम परसेंट लोन दिया जा सकता है, 20 या 25। बिल्कुल दोस्तों, जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो है हमारा 20%। क्या लिमिट है, 20%। यानी कि 10,000 का 20% यदि निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2,000 करोड़ नहीं हो जाएगा। समझे, तो 2,000 करोड़ आप दे सकते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जायंट ने 2,200 करोड़ का लोन मांगा, मतलब 2,200 करोड़ 22% हो गया। नहीं, तो आप बताइए क्या बैंक तुरंत रिजेक्ट करेगा, हाँ या ना। क्या बैंक इस लोन को तुरंत रिजेक्ट करेगा, क्योंकि इसने 2,200 करोड़ का लोन मांगा है जो कि 2,000 से ज्यादा है। क्या बैंक तुरंत इसको रिजेक्ट करेगा, हाँ या ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, राइट। देखिए होता क्या है कि ऐसे केस में क्या होता है कि बैंक तुरंत इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, बैंक विल नॉट रिजेक्ट इट आउटराइट। तो बैंक क्या करेगा ऐसे केस में, व्हाट बैंक विल डू। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है जिसमें 5% इनको एक्स्ट्रा देने का प्रोविजन रहता है, राइट। बताइए क्या लगता है ये बैंक डायरेक्टली इसको रिजेक्ट करेगा कि नहीं करेगा इस पार्टिकुलर केस में। देखिए सिंपल सी बात है, ये बात समझ लीजिए कि आरबीआई एक प्रोविजन देता है कि बोर्ड के अप्रूवल से, आप बोर्ड का अप्रूवल ले लीजिए, बोर्ड यदि अप्रूव करे तो 5% एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सपोजर अलाउड है। समझे, ये अलाउड है। तो आप बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। आपको अब मैं ऑप्शन दिखाता हूं, दीज आर द 4 ऑप्शन दैट वी हैव। व्हाट विल द करेक्ट आंसर, विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, ए बी सी या डी। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि एक्सपोजर जो है 20% से तो एक्सीड कर रहा है, लेकिन बोर्ड के अप्रूवल से 25% तक अलाउड है। सिंपल सा रूल है, राइट। हाँ रिजेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, 25% तक लिमिट ले जा सकते हैं। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि जो आपका स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रूल कहता है, वो कहता है कि 20% ऑफ टीयर वन कैपिटल, राइट। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि यदि बोर्ड अप्रूव करे, इफ बोर्ड अप्रूव, राइट, तो उस केस में हम 25% तक जा सकते हैं। यानी 10,000 का 25% निकालें तो 2,500 करोड़ होगा। समझे, हमारे केस में डिमांड 2,200 करोड़ का है, तो ये चलेगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, प्रपोजल बी की बात करते हैं, राइट। अब देखिए प्रपोजल बी में क्या कर रहा है, मैं थोड़ा समझा देता हूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि तीन अलग अलग का, देखिए प्रपोजल बी में क्या है ना, प्रपोजल बी को थोड़ा देखिए, मैं बाकी चीज इरेज कर देता हूं, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग। ओके, तो आप देखिए जरा प्रपोजल बी पे आ जाइए, लेट्स कम टू द प्रपोजल नंबर बी। यहाँ पे देखिए ना, ये सूर्या ग्रुप है, इसके अंदर ना क्लस्टर ऑफ कंपनीज हैं, सूर्या मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, सूर्या पावर लिमिटेड, सूर्या लॉजिस्टिक लिमिटेड, राइट। ये ग्रुप ऑफ कंपनी है, इनका कंबाइंड जो एक्सपोजर है सबको जोड़िएगा ना तो 2,600 करोड़ आएगा। कंबाइंड एक्सपोजर कितना है, 2,600 करोड़ है, राइट। तो ये कंपनी सेम पेरेंट के द्वारा खरीदी नहीं गई है, लेकिन इनको इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट माना जा सकता है, राइट।
तो ये सवाल है, क्या ये तीनों कंपनी, एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड। अब देखिए यहां पे कुछ कंडीशन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन क्या दिया गया है कि यदि सूर्या पावर लिमिटेड, जो कि मेन रेवेन्यू जनरेटर है, वो रिपेमेंट डिफिकल्टी फेस करती है, तो ये सूर्या मैन्युफैक्चरिंग को भी डिफिकल्टी काउज करेगी, सूर्या लॉजिस्टिक को भी डिफिकल्टी काउज करेगी फंडिंग प्रॉब्लम में। तो सवाल यह है कि क्या ये तीनों कंपनी एक ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे। कैन यू कॉल देम ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी। कैन यू कॉल देम ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी, हाँ या ना। चलिए, तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है, इसके बेसिस पे आइए क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर प्रपोजल पी, राइट, द सूर्या कंपनी वुड बी डीम्ड अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पार्टी बिकॉज, ठीक है, क्यों ये ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी होंगे। ये वर्ड देखिए, ये वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि, अच्छा, इसे इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दीजिएगा, फिर हम लोग इस पे आते हैं। यह बताइए कि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी डिसाइड करने के लिए आरबीआई का मेन क्राइटेरिया क्या होता है, बताइए। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन मैं बोल रहा हूं कि सेम सेक्टर में काम करना, मतलब ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी डिसाइड करने के लिए आरबीआई का गाइडलाइन क्या कहता है, सेम सेक्टर में काम करना। ऑप्शन बी में मैं दे रहा हूं कि टीयर वन कैपिटल के 10% से ज्यादा एक्सपोजर होना, लार्जर देन 10% एक्सपोजर ऑफ द टीयर वन कैपिटल। ऑप्शन सी में दे रहा हूं कि इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। और ऑप्शन डी में कर रहा हूं कॉमन ऑनरशिप। बताइए, मतलब एक ही पेरेंट कंपनी होना। बताइए कौन सा चीज जरूरी है ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी डिसाइड करने के लिए। मैं फिर से आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ग्रुप ऑफ कनेक्टेड काउंटर पार्टी को डिसाइड करना है तो क्या जरूरी है, सेम सेक्टर में काम करना जरूरी है, या एक्सपोजर 10% से ज्यादा होना चाहिए टीयर वन कैपिटल का, या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए, या कॉमन ऑनरशिप होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए दोस्तों, अपना गेस्ट टाइप कीजिए, 1 A B C या डी। दोस्तों बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। सही जवाब है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, सी नंबर सही जवाब है। सही जरूरी क्या है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए, दिस वुड बी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट। आरबीआई का रूल बोलता है काउंटर पार्टी को ग्रुप तब माना जाता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, काउंटर पार्टी को ग्रुप तब माना जाता है आइदर एक पेरेंट या सब्सिडियरी टाइप का कंट्रोल रिलेशनशिप हो, या फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो। मतलब एक कंपनी अगर फाइनेंशियली गिर गई तो बाकी भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। यहां पे देखिए सूर्या पावर लिमिटेड में रेवेन्यू जनरेटर है, यहां पे देखिए लिखा गया है साफ साफ, मैं फिर से दिखाता हूं आपको। ये जो सूर्या पावर लिमिटेड है, ये सूर्या पावर लिमिटेड जो है वो मेन रेवेन्यू जनरेटर है ना। और अगर ये डिफॉल्ट करेगा तो जो सूर्या मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसका सप्लायर है, उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, और जो सूर्या लॉजिस्टिक है, जो इसका ट्रांसपोर्टर है, वो भी पैसे के बिना फंसेगा। इसीलिए इनको क्या माना जाएगा, कनेक्टेड ग्रुप माना जाएगा, समझे। दे विल बी कंसिडर कनेक्टेड ग्रुप बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट। अच्छा, अब आपसे एक दूसरा सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल, मेरा सवाल सुनिए ध्यान से। मेरा सवाल यह है कि अगर ये तीनों लीगली एक ही पेरेंट कंपनी के हों, मान लीजिए कि ये तीनों एक ही लीगली एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर होते, तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता। पहला, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। दूसरा, कंट्रोल रिलेशनशिप। टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। मान लीजिए कि ये तीनों की तीनों कंपनी जो है एक ही पेरेंट कंपनी के होते, तो कौन सा रूल अप्लाई होता, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस वाला या कंट्रोल रिलेशनशिप वाला। यहां पे एक पेरेंट कंपनी नहीं है, राइट। यदि मान लीजिए ये तीनों कंपनी एक ही पेरेंट कंपनी के अंदर होते, तो कौन सा रूल अप्लाई होता, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का या कंट्रोल रिलेशनशिप का। बिल्कुल सही बात है, अगर एक पेरेंट कंपनी होता तो ये कंट्रोल रिलेशनशिप के ग्रुप में आता। यहां पर लीगली अलग है ना, ये लीगली क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, लीगली अलग है, तो ये कंट्रोल रिलेशनशिप में आता, इसीलिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस से ग्रुप बना है। अब आइए सवाल पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, तीनों का कंबाइंड एक्सपोजर कितना है, 2600 करोड़ है, ठीक है। और हमारा टीयर वन कैपिटल कितना है, 10,000 करोड़ है। देखिए यहाँ पे हमारा टीयर वन कैपिटल कितना है, 10,000 करोड़ है। कंबाइंड एक्सपोजर कितना है, 2600 करोड़ है, राइट। जल्दी से चैट में लिखिए, टोटल एक्सपोजर जो है कितना कितना परसेंटेज हो गया, 26% नहीं हो गया, राइट। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए का है देयर और इन रिलेटेड सेक्टर। नहीं, रिलेटेड सेक्टर जरूरी नहीं है। द बैंक टोटल एक्सपोजर टू देम इज ग्रेटर देन, नहीं ये भी नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, राइट, ये सही जवाब है। और ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे लीगली कनेक्टेड नहीं है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। सिर्फ सेम सेक्टर या बड़े एक्सपोजर होना ये ग्रुप नहीं बनाता,
समझे ना, सेम सेक्टर होना या बड़ा एक्सपोजर होना ये ग्रुप नहीं बनाता। आरबीआई स्पेसिफिकली बोलता है या तो आपका कंट्रोल रिलेशनशिप हो, देखिए यहां साफ लिखा हुआ है, या तो आपका कंट्रोल रिलेशनशिप हो, ठीक है, टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, आइदर कंट्रोल रिलेशनशिप और दूसरा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, समझे। यदि ये दोनों में से कुछ भी है तभी जाके आपका जो है काउंटर पार्टी कनेक्टेड ग्रुप ये कहलाएगा। सूर्या ग्रुप के केस में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्लियरली दिख रहा है, इसीलिए इनको आप ग्रुप मान सकते हैं, समझे। बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए। चलिए आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए एक सवाल पूछते हैं जो कि एग्जैक्टली सेम सवाल अभी जो डिस्कस करने वाले हैं ना, एग्जैक्टली सेम सवाल हमारा जो एवीएम का जून का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है। आइए डिस्कस करते हैं, लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये कर रहा है कि मेगा कॉर्प लिमिटेड की बात करते हैं, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द मेगा कॉर्प लिमिटेड। तो ये एक लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, इट इज अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, जिसका टोटल सैंक्शन लिमिट फाइनेंशियल ईयर 2024 का टोटल सैंक्शन लिमिट जो दे रखा है वो है 10,100 करोड़, ठीक है। और हाँ ये इस करोड़ को क्रॉस कर गया था, ठीक है ना। ये जो है इसको क्रॉस कर लिखा ना रिच्ड, मतलब कि इनका जो टोटल सैंक्शन क्रेडिट लिमिट था फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंत तक 10,100 करोड़ को क्रॉस कर दिया गया था। इसीलिए इनको क्या कहा गया, स्पेसिफाइड बोरोवर कैटेगरी में का बन, ये इसीलिए क्या बन गया, स्पेसिफाइड बोरोवर बन गया। अप्रैल 1 2024 इस केस में हमारा रेफरेंस डेट है, इस केस में जो हमारा जो रेफरेंस डेट है वो है अप्रैल 1 2024, समझे। अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में मेगा कॉर्प को 1,000 करोड़ चाहिए एक्सपेंशन के लिए, कितना चाहिए, 1,000 करोड़ चाहिए। क्यों चाहिए, एक्सपेंशन इनको करना है, समझे। सवाल यह कर रहा है कि अगर बैंक पूरा 1,000 करोड़ लैंड कर देते हैं तो क्या रेगुलेटरी इंपैक्ट होगा। मान लीजिए कि 2025 फाइनेंशियल ईयर में बैंक 1,000 करोड़ पूरा का पूरा इन्हें दे दे, तो क्या इसका रेगुलेटरी इंपैक्ट होगा। देखिए किताब में पढ़ेंगे ना, किताब में आपको इस तरह के सवाल नहीं मिलेंगे। ये जो हमारा केस स्टडी होता है ना दोस्तों, इसको मैं बनाता ही हूं इसलिए ताकि जो बुक में लाइन दिया गया है उसको कहानी के माध्यम से आपके प्रस्तुत किया जाए, ताकि कहानी आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, फिर से सुनिए कि एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग डेवलपर है जिसका नाम है मेगा कॉर्प, ठीक है। और इनका टोटल सैंक्शन क्रेडिट लिमिट जो 2024 के फाइनेंशियल ईयर में था वो 10,100 करोड़ के लिमिट को क्रॉस कर गई, इसीलिए इनको क्या कहा गया, स्पेसिफाइड बोरोवर कहा गया, समझे। अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनको 1,000 करोड़ और चाहिए एक्सपेंशन के लिए। तो सवाल यह कर रहा है कि अगर बैंक पूरा 1,000 करोड़ लैंड कर देता है तो क्या रेगुलेटरी इंपैक्ट होगा। ऑप्शन ए का रहा है कि देयर विल बी नो एडिशनल कॉस्ट एज द एंटायर 1,000 करोड़ इज विद इन द एनपीएलएल। एमपीएलएल होता है हमारा नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट। ऑप्शन बी का रहा है कि लैंडिंग द एंटायर अमाउंट विल अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट एडिशनल कैपिटल एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट फॉर द पोर्शन। सी का रहा है कि बैंक आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम लैंडिंग एनी अमाउंट ओवर द एएससीएल। और डी का रहा है ओनली 50% ऑफ द न्यू लोन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैंडर्ड एसेट। चलिए इसको समझते हैं, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप यदि क्वेश्चन का जवाब दे देंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। पहला सवाल, यहाँ पे हमने आपको एक बात बताया ना कि रेफरेंस डेट, हम कौन सा डेट को रेफरेंस डेट मान रहे हैं, हम लोग 1 अप्रैल 2024 को रेफरेंस डेट मान रहे हैं। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि रेफरेंस डेट का क्या रोल होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ रेफरेंस डेट। ऑप्शन ए सिर्फ रिकॉर्ड के लिए, ऑप्शन बी एनपीएलएल कैलकुलेट करने के लिए, ऑप्शन सी लोन अप्रूवल का डेट फिक्स करने के लिए, लोन अप्रूवल डेट फिक्स, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। बताइए, मेरा सवाल है कि रेफरेंस डेट का इस केस में क्या रोल होता है। रिकॉर्ड के लिए आप रेफरेंस डेट यूज करेंगे, मतलब केवल रिकॉर्ड के लिए होता है, या एनपीएलएल को कैलकुलेट करने के लिए होता है, या लोन अप्रूवल डेट को फिक्स करने के लिए होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बताइए क्या सही जवाब है इसका। व्हाई डू वी नीड रेफरेंस डेट इन सच केस, फॉर रिकॉर्ड पर्पस, फॉर कैलकुलेटिंग द एनपीएलएल। एनपीएलएल होता है हमारा नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट, राइट। लोन अप्रूवल डेट को फिक्स करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राइट। आरबीआई का रूल यह कहता है कि जो एएससीएल क्रॉस होता है, एएससीएल समझते हैं, देखिए एएससीएल जब भी क्रॉस होगा, एएससीएल होता है एग्रीगेट सैंक्शनड क्रेडिट लिमिट, ध्यान दीजिएगा इसको बोलते हैं एएससीएल। तो आरबीआई का रूल क्या कहता है कि जो एएससीएल क्रॉस होता है ना, उसका रेफरेंस डेट डिसाइड करता है कि इंक्रीमेंटल लैंडिंग का एनपीएलएल कितना है, समझे। तो यहाँ पे एसीएल क्रॉस हो गया है, हमारा 10,100 करोड़ था, ये क्रॉस हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, समझे।
तब ऐसे केस में आरबीआई क्या कहता है कि उसका रेफरेंस डेट से डिसाइड होता है कि इंक्रीमेंटल लैंडिंग का एनपीएलएल कितना है। ठीक है, अब सोचिए, अब यहाँ पे सोचिए दोस्तों, इंक्रीमेंटल फंड कितना चाहिए इनको? इनको इंक्रीमेंटल फंड चाहिए 1,000 करोड़। इसको आप बुक में पढ़ेंगे ना, तो बुक में एक वर्ड इन्होंने यूज किया है। कौन सा वर्ड यूज किया है? इंक्रीमेंटल फंड। समझे? इंक्रीमेंटल फंड का मतलब कि एक्स्ट्रा कितना इनको चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए इनको 1,000 करोड़। तो इंक्रीमेंटल फंड है 1,000 करोड़। तो इस केस में एनपीएलएल क्या होगा? इंक्रीमेंटल फंड यदि 1,000 करोड़ है, व्हाट वुड बी द एनपीएलएल? बताइए। तो दोस्तों, ये बुक में आपको लिखा गया है कि जो हमारा एनपीएलएल होता है ना, वो इंक्रीमेंटल फंड का 50% होता है। ये आपको पता होना चाहिए। लेट मी राइट इट डाउन। राइट, रूल क्या कहता है? व्हाट डज द रूल से? रूल सेज दैट NPLL, what is NPLL? Normally permitted lending limit is equal to 50% of incremental fund. 50% of incremental fund, right? तो आप बताइए, यदि 1,000 करोड़ हमारा इंक्रीमेंटल फंड है तो एनपीएलएल कितना हो जाएगा? व्हाट वुड बी द एनपीएलएल? सो 50% ऑफ 1,000, 50% हो जाएगा 1,000 का, यानी 500 करोड़ हो जाएगा ना। राइट, सो 500 करोड़ हो जाएगा, यानी कि बैंक को 500 करोड़ तक लैंड करना नॉर्मल है, बाकी 500 करोड़ एक्सटेंड करता है एनपीएलएल। समझे इस बात को? यह समझना बहुत जरूरी है कि 500 करोड़ तक बैंक एक्सटेंड कर सकता है, बाकी 500 करोड़ है एक्सटेंड है करता है एनपीएलएल। एनपीएलएल होता है हमारा नॉर्मली परमिटेड लैंडिंग लिमिट। राइट, तो दोस्तों, अगर बैंक मान लीजिए पूरा 1,000 करोड़ लैंड करता है, मान लीजिए कि पूरा इन्होंने 1,000 करोड़ लैंड कर लिया, तो 500 करोड़ का ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके लिए क्या होता है? बताइए। एक सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि बैंक ने पूरा 1,000 करोड़ लैंड किया, ठीक है, तो नॉर्मल लैंडिंग लिमिट तो आपको बता दिया मैंने 500 करोड़ का है। मान लीजिए कि बैंक ने पूरा 1,000 करोड़ लैंड कर दिया, तो 500 करोड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका क्या होता है? आपको मैं ऑप्शन देता हूं। राइट, लेट्स सी द ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रहा हूं कि एक्स्ट्रा कैपिटल चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा कैपिटल चार्ज। ऑप्शन नंबर बी है, मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दे रहा हूं एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग लगेगा। और ऑप्शन सी में दे रहा हूं कि लोन रिजेक्ट हो जाता है, लोन विल गेट रिजेक्टेड। और ऑप्शन डी में दे रहा हूं कि वन और ए और बी दोनों, ए एंड बी बोथ। सोचिए, मेरा सवाल यह है कि अगर बैंक पूरा 1,000 करोड़ लैंड कर दे तो 500 करोड़ के ऊपर वाले पोर्शन के लिए क्या होता है? एक्स्ट्रा कैपिटल चार्ज होगा, या बैंक को प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, या लोन रिजेक्ट हो जाता है, या ए और बी दोनों होता है? क्या लगता है दोस्तों, बताइए। देखिए, मैं आपको बताता हूं आंसर। इसका सही जवाब है कि आपको ए और बी दोनों करना पड़ेगा। आपको एक्स्ट्रा कैपिटल भी देना पड़ेगा और आपको प्रोविजनिंग भी करना पड़ेगा। राइट, आरबीआई का रूल क्या कहता है, मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई का रूल यह कहता है कि एक्स्ट्रा 3% प्रोविजन लगता है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, आरबीआई का रूल क्या कहता है कि एक्स्ट्रा आपको 3% प्रोविजनिंग लगेगा, और रिस्क वेट में 75 परसेंटेज पॉइंट का एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। मतलब कैपिटल भी एक्स्ट्रा लगेगा और प्रोविजनिंग भी लगेगा। राइट, यानी जो पोर्शन आपके एनपीएलएल को एक्सीड करता है वो काफी कॉस्टली हो जाता है बैंक के लिए। समझे ना? जो 500 करोड़ तो ठीक है एनपीएलएल के अंदर है, लेकिन जो 500 करोड़ आपका एक्सीड कर रहा है एनपीएलएल को, उस केस में कैपिटल भी ज्यादा होगा और प्रोविजनिंग भी ज्यादा होगा। समझे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ये कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है कि देयर विल बी नो एडिशनल कॉस्ट एज द इंटायर 1,000 करोड़ इज विद इन द एनपीएलएल। ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि लेंडिंग द इंटायर अमाउंट विल अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट एडिशनल कैपिटल एंड प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट। हाँ, ये सही जवाब है, बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि आप यदि पूरा का पूरा 1,000 करोड़ दीजिएगा ना, तो इस पे कैपिटल भी एक्स्ट्रा लगेगा और प्रोविजनिंग भी लगेगा अलग से। समझे? और सी कर रहा है कि बैंक आर प्रोहिबिटेड, नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है। और डी कर रहा है कि ओनली 50% ऑफ द न्यू लोन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज स्टैंडर्ड एसेट। नहीं, ये भी गलत है। राइट, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके बुक में दिया गया, ये चीज बुक में इन्होंने एक ही लाइन में लिख दिया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। राइट, तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? मैं आपको जो हमने अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। लेट मी राइट डाउन द की फैक्ट दैट वी लर्न फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो दोस्तों, दो तीन चीजें हमने यहां से सीखी हैं। लेट मी जस्ट समराइज इट हियर। ओके, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि रेफरेंस डेट जो होता है, रेफरेंस रेट, रेफरेंस डेट, ये डिसाइड करता है हमारा एनपीएल। एनपीएल होता है नॉर्मल परमिसिबल लैंडिंग। राइट, एनपीएल क्या होता है दोस्तों? हमारा नॉर्मल परमिटेड लैंडिंग लिमिट।
ठीक है। उसके बाद एनपीएलएल का आपको मैंने फॉर्मूला बताया। एनपीएलएल का फॉर्मूला होता है 50% ऑफ इंक्रीमेंटल फंड, 50% ऑफ इंक्रीमेंटल फंड। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो भी लिमिट क्रॉस होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग देना पड़ेगा और प्लस आपको एक्स्ट्रा रिस्क वेट भी देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिस्क वेट। यह रूल बैंक को ओवरलैंडिंग से बचाता है। ये जो रूल है ना, यह क्या होता है, बैंक को ओवरलैंडिंग से बचाता है, राइट, लेकिन कंप्लीटली प्रोहिबिट नहीं करता। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, राइट। लेट्स एंड आवर सेशन टुडे हियर एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द अपकमिंग सेशन, जो भी हमारा रिमेनिंग पॉइंट्स है। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम सेशन में पोस्ट कीजिए या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपके कोर्स में अवेलेबल रहेगा और ये जो पीडीएफ है वो भी आपके कोर्स में अवेलेबल रहेगा। एक सेपरेट फोल्डर मैंने बनाया है केस स्टडीज का, जिसके अंदर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल फॉर यू।